हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का हमारा सेकंड चैप्टर। इसके दो पार्ट हम पहले देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। आज हमारा ये तीसरा पार्ट है। इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं कि 600 शताब्दी ईस्वी पूर्व से और 600 ईस्वी तक जो है 1200 सालों का करीब करीब हम इतिहास देख रहे हैं कि इस समय में कौन कौन से साम्राज्य आए। पहले अपनी दो वीडियो में हमने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा। मगध और मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बारे में हमने डिटेल स्टडी की है। आज हम देखेंगे कि इन 1200 सालों में जो नगरों का उदय हुआ वो कैसे कैसे हुआ। जो ग्रामीण जो जनता थी, क्या वो अपने राजा से खुश थी या नहीं थी, इन सब बातों के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। देखिए, बदलता हुआ देहात। देहात का मतलब क्या होता है? देहात का मतलब होता है गांव। हम यही अभी देखने वाले हैं कि जो गांव थे वो किस तरह से बदले। इस समय में जो गांव में रहने वाले लोग थे उनके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आया। जनता में राजा की छवि। देखिए, कोई ना कोई शासक जो किसी भी राज्य में शासन करता है, जो भी राजा, उसकी एक छवि होती है। या तो वो अपनी जनता के लिए आप कह सकते हैं कि जनता उससे बहुत खुश है, या फिर हो सकता है कि वहाँ की जो रहने वाली जनता है वो उससे खुश नहीं है। तो हम यही देखने वाले हैं कि उस समय में बात हो रही है 600 शताब्दी ईस्वी पूर्व की। क्या उस समय की जो प्रजा थी वो अपने राजा से खुश थी या नहीं। राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती है, अभिलेख के से सभी जवाब नहीं मिलते। देखिए, अगर हम बात करें कि हमें पता कैसे चला था कि उस समय में राजा होते थे, ये सब हमें अभिलेखों से पता चला था। उनके ऊपर जो संदेश लिखवाए गए थे वो हमने देखे कि राजाओं ने अपने प्रजा के लिए संदेश लिखवाए थे। उनसे हमें पता लगा कि भाई राजा उस समय में राज्य करते थे। लेकिन जो सारी बातें हैं ना, वो हम कह सकते हैं कि वो अभिलेखों से नहीं पता चलती। हालांकि साधारण जनता राजाओं के बारे में क्या विचार रखती है, इसके विवरण कम ही छोड़े गए हैं। क्या मतलब है कि देखिए, मान लो कोई राजा है, उसकी प्रजा उससे खुश नहीं है, तो अगर उन्होंने उसके बारे में किसी ने भी लिख दिया कि भाई हम अपने राज्य में जो हमारा राजा शासन करता है, हम उससे खुश नहीं है, वो हमारी सुरक्षा का ध्यान अच्छे से नहीं रख रहा है, अगर ऐसा कुछ भी कोई भी विवरण या वृत्तांत या कुछ भी अगर लिखा गया है, तो क्या उसके हमें सबूत मिलेंगे? नहीं। वो राजा क्या करेगा? उनको नष्ट करवा देगा, क्योंकि इतनी तो पावर राजा के पास होती है। क्योंकि कोई भी राजा ये नहीं चाहेगा कि भाई उसकी प्रजा उसकी बुराई करे। उदाहरण के तौर पर जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने इस कथाओं के किस्से कहानियों को लिपिबद्ध किया। देखिए, हम बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। 600 शताब्दी ईस्वी पूर्व बौद्ध धर्म आया था। तो तब बौद्ध धर्म के कुछ जो नियम थे, जो विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक में हम देखते हैं, बहुत सारे विवरण लिखे गए जनता के बारे में, राजाओं के बारे में। तो अगर हम जातक और पंचतंत्र की जो बात कर रहे हैं वो हमें कहाँ मिलती हैं? वो हमें मिलती हैं बौद्ध धर्म के सुत पिटक में। उसमें ये लिखा गया है। उसमें सुत पिटक में क्या है कि ज़्यादातर बुद्ध के जन्म की कहानियाँ लिखी गई हैं। 300 शताब्दी ईस्वी पूर्व ये जातक और पंचतंत्र जो कथाएं हैं वो लिखी गई। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान बुद्ध ने इनको खुद लिखा था, लेकिन बाद में इतिहासकार ये भी कहते हैं कि भाई ये जो जातक और पंचतंत्र कथाएं हैं ये उनके शिष्यों ने लिखी थी। तो इसमें मतभेद उनके आपस में चलते रहे हैं। लेकिन इन ग्रंथों से, इन कहानियों से भी हमें पता लगा कि जो प्रजा है वो राजा के बारे में क्या सोचती है उस समय में। जातक कथाएं पहली शताब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई थी। देखिए, जो बौद्ध जो ग्रंथ हैं उनकी भाषा जो थी वो पाली भाषा थी। तो जातक कथाएं भी पाली भाषा में लिखी गई हैं। गंध तिंदु जातक नाम की कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार राजा की प्रजा राजा से दुखी थी। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि कोई भी जो राजा है वो अपनी प्रजा के साथ चाहे जैसा भी सलूक करे, उसके चाहे वो अगर वो कुछ गलत करता है
लोगों ने उसके बारे में कुछ लिखा है तो वो उसके विवरण को नष्ट कर दे, कहीं ना कहीं से जो है बातें निकल के सामने आ ही जाती हैं अगर वो प्रजा का जो है ठीक से ध्यान नहीं रखता। तो एक जातक कहानी हमें मिली है, गंधतिंदु जिसका नाम है, उसमें ये बताया गया है कि एक राजा से जो है प्रजा दुखी थी। अब इसके बारे में हमें कैसे पता लगा कि प्रजा जो है वो राजा से दुखी थी? जब राजा वेश बदलकर प्रजा के पास गया तो उसे पता चला कि सभी जन उसकी बुराई कर रहे हैं। देखिए, इस कहानी में बताया गया है कि जो राजा था, किसी राज्य का जो राजा था, वो क्या करता है कि वो वेश बदलकर, मतलब ये अपना जो है आप कह सकते हैं कि मुखौटा एक पहनकर वो अपनी प्रजा के बीच में गया। जब उसने लोगों से बात की तो उसे पता चला कि जो वहाँ की जो जनता है वो उसके राजा से खुश नहीं है। लोगों ने बताया कि रात में डकैत और दिन में कर इकट्ठा करने वाले राजा के अधिकारियों से लोग परेशान हैं और लोग गांव छोड़कर जंगल में बस गए हैं। तो वहाँ की प्रजा ने उस राजा को बताया कि देखो, रात को तो यहाँ पर जो है डाकू लुटेरे आते हैं इस राज्य में। इसका मतलब क्या हुआ? इससे हमें ये पता चलता है कि वो राजा जो है वो अपनी प्रजा की ठीक से सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। कोई भी जो है रात को वहाँ पर घुस जाता है और लोगों को जो है चोरी डकैती वहाँ होती है, लोगों को परेशान किया जाता है। और दिन में जो है कर इकट्ठा करने वाले राजा के ही अधिकारी हैं। राजा जो है अपने जो प्रजा से कर वसूलता था, भारी भारी उन पर टैक्स लगाता था। तो लोग इतने परेशान थे कि वो उस जो है राज्य को छोड़ के जो है जंगलों की तरफ जो है प्रस्थान कर गए थे। उन्होंने उस राज्य को छोड़ दिया था और वो जंगलों में जाकर बस गए थे। तो हमें पता लगा कि जातक कथा से हमें जो है इस कहानी के बारे में कि भाई जो प्रजा थी वो राजा से कितनी परेशान थी। अब हम देखेंगे उस समय में उपज बढ़ाने के तरीके। देखिए, हमने देखा था कि कृषि का खूब विस्तार हुआ था उस समय में। तो उपज उन्होंने जो है वहाँ के जो किसान थे उन्होंने अपनी उपज को बढ़ाने के लिए जो है अलग अलग तरीके निकाले। उन तरीकों के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था, जो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही गंगा और कावेरी के उर्वर क्षेत्रों में फैला था। देखिए, हल क्या होता है? बहुत सारे बच्चों ने तो जो है हल देखा होगा, लेकिन ये देखिए, एक लोहे की ये जो फाल होती है इसकी, और ये जो है इसको हम कहते हैं हल। अगर आपने कभी गांव में गए हों, खेतों में गए हों, तो आपने ये देखा होगा, इसको बोलते हैं हल। तो ये एक तरीका निकाला लोगों ने अपनी उपज बढ़ाने के लिए। ये था 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से गंगा और कावेरी के उर्वर क्षेत्रों में। देखिए, गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड में हिमालय से जो है गंगा जो निकलती है, फिर इधर यूपी, उत्तराखंड, इन सारे जो है जगह पर वो बंगाल में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पश्चिम बंगाल का एरिया जो सुंदरवन डेल्टा है, तो ये जो सारा एरिया जो था ना, ये उर्वर मतलब उपजाऊ था। क्यों? क्योंकि जो है गंगा नदी से खूब जो है पानी सिंचाई के लिए लोगों को उपलब्ध हो रहा है। तो वो उनको पानी तो उपलब्ध था ही, तो वो क्या करते थे? उन्होंने हल का प्रयोग जो है शुरू कर दिया था। हल से जो है उन्होंने अपनी खेतों की जो है जुताई करना, या आप कह सकते हैं कि भाई पानी की सिंचाई के साथ साथ हल का प्रयोग किया, तो जो है फसल उनकी अच्छी होने लगी। अब कावेरी जो है कहाँ पर बहती है? कावेरी नदी तमिलनाडु में, साउथ में। तो उस एरिया में भी लोगों ने हल का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जिससे क्या हुआ कि उनकी उपज जो है अच्छी होने लगी थी। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल से उर्वर भूमि की जुताई की जाती थी। देखिए, भारी वर्षा जहाँ पर होती, जहाँ पर अच्छी बारिश हो जाती थी, बेशक से वहाँ पर नदी का पानी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर बारिश अच्छी हो गई और लोहे के जो है फाल वाले हल से जो किसान है उसने अगर अपने खेत की जो है जुताई कर दी, तो वहाँ पर भी क्या है, फसल अच्छी होने लगी थी। परंतु शुष्क क्षेत्रों में, पंजाब, राजस्थान जैसे अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। देखिए, हम इसमें कितना फ़र्क देख रहे हैं कि जो गंगा घाटी है, जो कावेरी जो घाटी का जो क्षेत्र है, वहाँ पर 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही हल का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन हम बात करें पंजाब, राजस्थान जैसे अर्ध शुष्क क्षेत्रों की,
तो यहाँ पर जो लोहे का जो हल है उसका प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ है। कितना बाद में जो है यहाँ पर जो है इसकी शुरुआत हुई है। तो इस तरह से है लोगों ने जो है हल का प्रयोग करके अपनी जो खेती है उसका जो है उपज को बढ़ाने के तरीके निकाल लिए थे। उपज बढ़ाने के लिए लोग कुओं, तालाबों और नहरों से सिंचाई का प्रयोग भी करते हैं। देखिए जिस एरिया में नदी का पानी अगर उपलब्ध नहीं होता है तो लोगों ने क्या किया, वहाँ पर कुओं से, तालाबों से और जो छोटी नहरें जो है, नहर नदी का एक छोटा रूप होती है, वहाँ से लोगों ने क्या किया, सिंचाई का प्रयोग किया और अपनी फसलों को उपजों को बढ़ाया। राजा या प्रभावशाली लोगों द्वारा उल्लेखित अभिलेखों से इसके बारे में पता लगता है। देखिए इसके बारे में भी हमें कहाँ से पता लगा कि जो किसान है वो अपनी उपज बढ़ाने के लिए हल का, सिंचाई का प्रयोग करते थे। इसके बारे में भी हमें जो है राजाओं द्वारा लिखे गए अभिलेखों से ही पता चलता है। अब हम देखेंगे ग्रामीण समाज में भिन्नता। ग्रामीण जो गांव थे, गांव का जो समाज था उसमें भिन्नता कैसे थी। उपज बढ़ाने की तकनीकों से जो फसल थी वो तो बढ़ी, खेतों से जुड़े लोगों से में लेकिन उत्तरोत्तर भेद भी बढ़ता गया। देखिए लोगों ने जो है, किसानों ने फसल बढ़ाने, उपज बढ़ाने के जो है तरीके निकाल लिए, हल का प्रयोग कर लिया, सिंचाई कर ली नदियों से, तालाबों से, लेकिन फिर क्या हुआ, उन लोगों में जो है फ़र्क आ गया। आप कह सकते हैं कि सोसाइटी, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई ये बड़े लोग हैं, ये छोटे लोग हैं, यही भेद उन ग्रामीणों में भी हमें जो है देखने को मिला। क्यों? क्योंकि जिसके पास, जिसकी फसल अच्छी होती थी, जिसकी ज़मीन अच्छी थी, जिसके पास ज़्यादा उपज है, वो अपने आप को क्या मानने लगे थे, बड़े किसान, बड़े जमींदार जो मानने लगे थे। लेकिन जिसके पास या तो खेती ज़मीन अपनी नहीं है, वो जो है दूसरों की जो है खेतों में काम करता है, या जिसके पास सिंचाई के सारे साधन उपलब्ध नहीं है, जिसकी फसल जो उपज जो है कम होती है, वो क्या था, वो छोटा किसान रह गया था। बौद्ध कथाओं में भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों, छोटे किसान, बड़े किसान और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। देखिए जो बौद्ध कथा है ना, उनमें इस तरह का हमें वर्णन देखने को मिला कि भूमिहीन खेतीहर किसान, भूमिहीन खेतीहर किसान। भूमिहीन का मतलब क्या है कि जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं है। खेतीहर श्रमिक, लेकिन वो खेती तो करता है, लेकिन वो किसी और की जो है ज़मीन लेकर उसके ऊपर वो खेती करता है, तो वो छोटे किसान होते थे। और बड़े किसान भी थे, जिसके पास अपनी ज़मीन है, जिसकी जो है, जिसके पास सारे सिंचाई के साधन हैं, जिसके पास सारी फैसिलिटी है, अच्छी उपज उसकी होती है, तो वो क्या बन गए थे, बड़े किसान थे। और बड़े बड़े जमींदार भी थे। बड़े बड़े जमींदार होते थे जैसे राजा के कुछ प्रभावशाली लोग हैं, राजा ने जिनको जो है बहुत ज़्यादा ज़मीन दे रखी है, वो जो है किसानों से अपना काम करवाते हैं। तो इस तरह से हमें देखने को मिला कि ग्रामीणों में भी जो है एक तरह आप कह सकते हैं कि एक डिफरेंस आ गया था कि भाई ये छोटा लोग है, ये बड़े लोग हैं, ये बड़े जमींदार हैं, ये छोटा किसान है। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। देखिए गृहपति अगर पाली भाषा में अगर लिखा गया है तो इसका मतलब ये था कि वो छोटा किसान है, उसकी जो है उपज जो है कम होती है, उसके पास जो है खेती जो है उसकी कम है। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, लेकिन जो बड़े जमींदार थे, जिनके पास जो है ज़्यादा ज़मीन थी, उनको जो है ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था। सिंपल सी बात है, जिसके पास देखिए ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा रुतबा है, उसी को तो लोग प्रभावशाली मानते हैं। ये तो है नहीं एक किसान छोटा है और उसके पास जो है कोई, बेचारे के पास कोई ज़्यादा साधन भी नहीं है और फिर भी लोग जो है उसकी सब रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। ज़्यादातर लोग प्रभावशाली वही होते हैं कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा ज़मीन है, उसी को लोग जो है ज़्यादा सम्मान देते हैं। जो प्राय किसानों पर नियंत्रण रखते थे, अब नियंत्रण भी वही रखेंगे। बड़े बड़े जमींदार हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, वो क्या करते थे, छोटे किसानों पर वो अपना नियंत्रण रखते थे। अब जो गांव का प्रधान था, ग्राम प्रधान जिसे हम कहते हैं, उसका पद जो था वो वंशानुगत था। वंशानुगत का मतलब होता है कि मान लो आज जो है एक कोई व्यक्ति गांव का प्रधान है, अब वो बड़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया या उसकी मृत्यु हो गई,
तो क्या होगा, उसके बेटे को जो है वो पद का, प्रधान का जो पद है वो दे दिया जाएगा। उसके बाद जो है उसके बेटे को प्रधान का पद दे दिया जाएगा। तो मतलब ये है कि एक ही फैमिली में जो है उसकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो है ये पद चलता रहता था। इसका मतलब है वंशानुगत। तमिल संगम साहित्य में गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, जैसे वेलालर, बड़े जमींदार, हलवाया या उलवर। देखिए जैसे हमने पाली भाषा में देखा गृहपति का मतलब था छोटा किसान, इसी तरह से तमिल संगम साहित्य में भी हमें जो है ये डिफरेंस देखने को मिले हैं छोटे और बड़े के। तो वहाँ पर जो वेलालर या हलवाया उलवर है, वो जो शब्द है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, बड़े जमींदारों के लिए। अब हम देखेंगे कि भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। देखिए 600 शताब्दी ईस्वी पूर्व की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय में एक प्रथा और भी जो है प्रचलित थी, वो थी भूमिदान। भूमि का जो है दान भी किया जाता था। और नए संभ्रांत ग्रामीण, इसका मतलब क्या है? देखिए संभ्रांत वर्ड जो है आपको नया मिलेगा देखने को। इसका मतलब ये होता है कि किसी समाज, किसी वर्ग या समुदाय का एक छोटा सा गुट आप कह सकते हैं, या कुछ थोड़े से लोगों का एक समूह आप कह सकते हैं, जो संख्या में तो कम है लेकिन उनके पास क्या है, ज़्यादा धन है, राजनीतिक शक्ति आप कह सकते हैं ज़्यादा है, उनका सामाजिक प्रभाव आप कह सकते हैं लोगों पर ज़्यादा है। तो ये जो है संभ्रांत वर्ण ऐसे लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो अपना एक समाज में अलग रुतबा रखते हैं। ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों में भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। देखिए जो आरंभिक शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं जो है ईसा मसीह के जन्म के बाद जो है आप कह सकते हैं 100-200 वर्ष जो है वे प्रारंभिक शताब्दी, पहले 100 वर्ष, उसमें जो है हमें ये भूमिदान के प्रमाण देखने को मिले कि जो भूमि थी, ज़मीन जो थी, उसका दान भी किया जाता था। इनका वर्णन भी कहाँ से मिला हमें देखने को, अभिलेखों में। ये भी जो है शासकों ने जो अभिलेख लिखवाए हैं राजाओं ने, उसमें हमें देखने को मिला है। कुछ अभिलेख पत्थरों और अधिकांश ताम्र पत्र पर खुदे होते थे। देखिए इससे पहले की वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अभिलेख का क्या मतलब होता है। अभिलेख जो है एक ऐसी पठन सामग्री, पाठ्य सामग्री आप कह सकते हैं, जो या तो पत्थरों पर खुदवाई गई है या ताम्र पत्थर, तांबे के पत्थों जो पत्ते होते थे, ताम्र पत्थर, उनके ऊपर जो है जो राजा है वो संदेश उत्कीर्ण करवाते थे, खुदवाते थे, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो है उनको पढ़ सकें। उनको बोलते हैं अभिलेख। तो इन अभिलेखों से ही हमें ये बात देखने को मिली कि जो उस समय के जो राजा लोग होते थे वो भूमि का भी दान किया करते थे। भूमि दान के प्रमाणों में साधारणतः भूमि धार्मिक संस्थानों या ब्राह्मणों को दान में दी गई है। अब ये जो भूमि दान था, ये दिया किसको जाता था? जो ज़मीन थी वो किसको दान की जाती थी? या तो धार्मिक संस्थान, किसी भी जो है एक पर्टिकुलर धर्म को आप कह सकते हैं मानने वाले लोग, या फिर ब्राह्मणों को जो है दान में दी जाती थी। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में लिखे। देखिए अभिलेखों के बारे में हमें पता लगा कि जो भी अभिलेख लिखे गए हैं उनकी जो है लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है उनकी, वो संस्कृत में जो है लिखे गए हैं। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में। आरंभिक भारत में सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, लगभग 375 से 415 ईस्वी की बात हो रही है यहाँ। उसकी पुत्री थी प्रभावती गुप्त। उसका विवाह जो हुआ था वो वकाटक परिवार में हुआ। देखिए जो गुप्त साम्राज्य की जो हम बात करें, उसमें एक शक्तिशाली शासक की बात करी हमने लास्ट वीडियो में, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो उसने जो है शासन किया था 375 से 415 ईस्वी तक। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्त। उसका विवाह किसके साथ हुआ था? वकाटक परिवार, ये दक्षिण का जो एक के राजा थे, उसमें इसका विवाह हुआ था। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था। देखिए अगर उस समय की हम बात करें तो जो पुरुष थे ना, उनके पास जो है संपत्ति होती थी, जमीन के आप कह सकते हैं मालिक पुरुष होता था। जो स्त्रियां होती थी उनके पास जो है संपत्ति का स्वतंत्र अधिकार नहीं होता था। मतलब वो अपने पास जो है
जमीन जायदाद इस तरह की चीज़ें नहीं रखती थी। लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती गुप्त भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी किया। लेकिन एक अभिलेख हमें मिला, उससे हमें पता लगा कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी प्रभावती गुप्त, वो जो है भूमि की स्वामिनी थी। इसका मतलब क्या है कि उसके पास जो है वो अपनी ज़मीन के, आप कह सकते हैं कि वो मालिक थी, उसके पास अपनी ज़मीन थी और उसने उस ज़मीन का जो है दान भी किया था। हो सकता है वह रानी थी इसलिए उसे अधिकार मिल गया हो। इसका मतलब ये है कि देखो, जो सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो सभी स्त्रियों को यह अधिकार नहीं था कि वो ज़मीन रख सकें, भूमि का दान कर सकें। अब प्रभावती गुप्त ने ऐसा किया तो इतिहासकार जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं कि हो सकता है कि भाई वो जो है रानी थी, इसलिए उसको जो है स्पेशली आप कह सकते हैं कि ये अधिकार दिया गया हो। अभिलेखों से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता लगता है। इनमें ब्राह्मण, किसान तथा अन्य कई वर्ग शामिल हैं जो शासकों या उसके प्रतिनिधियों से कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। देखिए, अभी हमने देखा कि भूमि दान में दी जाती थी, लेकिन अब कुछ अभिलेखों से हमें पता लगा कि जो ग्रामीण जनता जो है ना, उसमें ब्राह्मण हैं, किसान है या अन्य कई वर्ग हैं, वे भी जो है शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई तरह की वस्तुएं प्रदान करना। इसका मतलब ये है कि भेंट जो है वो अलग अलग तरीके से, जो भी जैसे किसी ने फसल जो है भेंट कर दी, किसी ने ज़मीन भेंट कर दी, तो अलग अलग चीज़ें जिसके पास जो भी होता था। कोई शिल्पकार है तो उसने जो है अपनी कोई बनाई हुई कोई चीज़ है वो भेंट कर दी। तो इस तरह से वो अलग अलग चीज़ें जो है वो भेंट करते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमि दान शासक वंश द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी, जबकि कुछ का कहना है कि भूमि दान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है। देखिए, अब हमने देखा कि भूमि उस समय में दान की जाती थी। इसके बारे में इतिहासकार मानते हैं कि जो राजा था ना, वो ये सोचता था कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर भूमि दान की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है कृषि कार्य में इन्वॉल्व किया जाए, तो क्या होगा कि हमारे जो कृषि कार्य है ना, उसको प्रोत्साहन मिलेगा। लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कृषि कार्य में जो है लगन के साथ काम करेंगे, उनको जो है अगर ज़मीन मिल जाएगी तो। लेकिन कुछ लोग ये मानते थे कि जो भूमि दान था वो इसलिए करता था राजा, मान लो कोई राजा है, उसकी शक्ति, वो जो है शक्तिहीन होता जा रहा है या कमज़ोर होता जा रहा है, तो वो क्या करता था कि इसको अपना राजनीतिक प्रभुत्व बनाने के लिए, लोगों पर अपना दबदबा, उनको जो है अपने जो है उनका समर्थन जुटाने के लिए ऐसा करता था कि भाई मैंने तुम्हें ज़मीन दी है, अगर अब मेरे राज्य पर कोई भी मुसीबत आएगी या कोई भी बात होगी तो तुम जो है सब लोग मेरा समर्थन करोगे। तो इतिहासकार जो है इन दोनों ही चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा तो उन्होंने भूमि दान के माध्यम से समर्थन जुटाने आरंभ कर दिए। बस यही है कि जो सामंत थे, कहीं कहीं अगर हम देखेंगे कि जो सामंत अगर ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं ना, तो वो उस राज्य पर जो है कब्जा कर लेते हैं। तो यही एक कारण था कि जो राजा था वो ज़्यादा से ज़्यादा भूमि दान करके जो है लोगों को अपनी ओर कर लेता था। भूमि दान के प्रचलन से राज्य तथा किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है। लेकिन लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार और घुमक्कड़ किसान। देखिए, हमने देखा कि जो राजा था वो किसानों को जो है ज़मीन जो है वो दान करता था। इनके बीच में हमने संबंध देखा। लेकिन कुछ आप जातियाँ या कह सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके ऊपर जो है राजा की, आप कह सकते हैं कि राजा का वश उनके ऊपर नहीं चलता था। वे पशुपालक थे, संग्राहक थे, शिकारी थे, मछुआरे, घुमक्कड़ किसान, जो है घुमक्कड़ इधर उधर घूमकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये सारे आप कह सकते हैं कि लोग, इनके ऊपर जो है राजा का कोई प्रभाव नहीं चलता था। ये अपनी मर्जी से जो है अपना जीवन जीते थे। अब हम देखेंगे कि नगर एवं व्यापार। जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो नगरों का उदय हुआ, उनमें व्यापार कैसे होता था।
नगरों की बात करें जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में फैले थे, अधिकांश नगर महाजन पदों की राजधानियां थी। देखिए, हमने देखा कि ग्रामीण समाज भी था, मतलब गांव के जो एक गांव का भी क्षेत्र बहुत ज़्यादा था उस समय में, लेकिन नगर भी थे। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो ज़्यादातर नगर थे ना, वो महाजन पदों 16 महाजन पदों की हमने बात की, तो उसकी जो है वो ज़्यादातर राजधानियाँ जो है उनको नगरों को बनाया गया था। सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। जो नगर थे, संचार मार्ग क्या होते हैं कि जो है आवागमन का जो है वहाँ पर जो है की सुविधा हो, तो संचार मार्गों के जो है वो किनारे पर सारे नगर बसे थे। एक जगह से दूसरी जगह पर लोग जो है आसानी से जा सकते थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र पटना की अगर हम बात करें तो वो क्या था, नदी मार्ग के किनारे बसा था। पुहार जैसे नगर समुद्र तट पर बसे थे। देखिए, पुहार कहाँ है? पुहार तमिलनाडु में है। वो एरिया जो है हमारा समुद्र के पास है, तो आप कह सकते हैं कि जो पुहार था वो समुद्र तट पर बसा था, जहाँ से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। और वहाँ से क्या हुआ, समुद्री मार्ग जो समुद्र के जरिए आप कह सकते हैं कि लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है जाना शुरू किया, एक जगह से दूसरी जगह पर व्यापार करना शुरू किया। मथुरा जैसे अनेक शहर व्यवसाय, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र थे। और अगर हम बात करें मथुरा की, यूपी में जो है मथुरा, तो वो शहर क्या था, व्यवसाय, सांस्कृतिक, राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र उसे जो है माना गया है। मथुरा में आप देखेंगे कि बहुत सारे मंदिर भी हैं, हिंदू मंदिर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ से जो है व्यवसाय ये लोग करते थे, अपना व्यापार करते थे, और राजनीतिक गतिविधियाँ भी जो है मथुरा से बहुत ज़्यादा होती थी। आज की वीडियो में गाइस इतना ही। इससे आगे का चैप्टर हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।